हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस फाइट्स में। आज का टॉपिक है कि कितना कैलकुलेशन करना चाहिए उसके ऊपर। आज हम देखेंगे एक पोजीशन जो दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जानना चाहेंगे कि कितना कैलकुलेशन से व्हाइट इस गेम में डिसाइड कर सकता था कि टैक्टिक्स होगा कि नहीं, और कितने डेप्थ तक उसने देखा और फिर अपने मूव को चूज किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर एक प्लेयर के गेम में कि एक मूव के लिए कितना टाइम स्पेंड किया जाए। वो डिपेंड करता है किस स्टेज में है हम, ओपनिंग, मिडिल गेम या एंड गेम। इस पोजीशन को हम कह सकते हैं कि व्हाइट का पोजीशन क्लियरली बेटर है। ओपनिंग खत्म होने वाला है, ब्लैक का अभी तक डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं है, तो हमें व्हाइट का पोजीशन तो क्लियरली बेटर दिख ही रहा है। उसको पता भी चल गया टैक्टिक्स होने वाला है, पर कितना देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर H1 का रुक हैंगिंग है। H1 जाएगा तो A1 भी चला जाएगा। तो व्हाइट ने इधर ऑब्वियसली देखा कि क्वीन का C6 पर सपोर्ट है, ये डायगोनल वीक है, A8 का रुक हैंगिंग है, क्वीन डिफेंडर है C6 का। तो हमें जैसे कि पता है कि डिफेंडर को हम चार चीज करते हैं, डिस्ट्रॉय, डिफ्लेक्ट, पिन, इंटरफियर। तो यहाँ पे व्हाइट ने मूव सोचा बिशप D5। ये मूव इन इटसेल्फ इतना डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। देखते हैं क्या होता है। BD5 को ED5 फोर्स्ड, क्योंकि क्वीन अटैक्ड है, CD तो ले नहीं सकता पिन में, तो ED के बाद क्वीन C6 चेक। और अभी हम देखेंगे कि BD7 बीच में डालने से क्वीन A8 चेक के साथ चला जाएगा, तो KD8 करना पड़ेगा, क्योंकि KE7 को नाइट D5 चेक। उसमें आप देख सकते हो E7 का स्क्वायर बंद हो जाता है, और फिर क्वीन A8 चेक को KD7 फोर्स्ड। तो व्हाइट ने इतना तो इजीली देख लिया कि KD8 फोर्स्ड, उसको क्वीन इंटू A8 चेक, फिर KD7 और E7 दो ऑप्शन है, C7 और E7 सिमिलर है। E7 आते ही उसमें देखा ND5 चेक, और किंग कहीं भी हिले, नाइट चेक के साथ हिलेगा और क्वीन टेक्स क्वीन हो जाएगा। इतना देखना मेरे ख्याल से इस टैक्टिक्स के लिए, व्हाइट के लिए काफी था। अब हम पोजीशन में चल के देखते हैं कि व्हाइट ने कितना देखा और कैसे चूज किया उसको। BD5, E takes D5, क्वीन C6 चेक, KE7 जैसे मैंने बताया उसको ND5 चेक, KD8, उसको क्वीन टेक्स A8 चेक। अब किंग को D7 आना ही पड़ेगा, उसको नाइट B6 चेक में क्वीन जो है G2 की फ्री चली जाएगी और व्हाइट विनिंग हो जाएगा। तो इससे ये पता चल गया उसको कि KD8 फोर्स्ड है। BD7 को भी वही है, क्वीन A8 चेक, KE7, नाइट D5 चेक। किंग E6 आते ही नाइट F4 फोर्क हो जाएगा, तो KD8 किया उसने, उसको क्वीन टेक्स A8 चेक, KD7। यहाँ पे मुझे काफी लोग पूछते कि व्हाइट ने गेम में QB7 खेला, तो पूछते कि क्वीन A7 चेक क्यों नहीं ले लिया, क्वीन A7 चेक ले सकता था। सही है, क्वीन A7 चेक, फिर किंग E8, और जो गेम में पोजीशन आ रहा है उस तरह से भी कर सकता था, पर व्हाइट ने खेला क्वीन A8 चेक। अभी पॉइंट ऐसा है कि व्हाइट ने सोच रखा था कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो इस पोजीशन में तो बहुत कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, फोर्स्ड विन का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास मूव KD2 है। KD2 से दोनों रूट्स कनेक्ट हो जाते हैं, और किंग दिखने में हालांकि D2 पे खराब रख रहे हैं तो भी कुछ हो नहीं सकता है KD2 को। आगे C2 पर जगह भी है, तो उस तब तक व्हाइट का जो अटैक है खुद का हो ही जाएगा। तो ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इधर क्वीन A7 का जो एग्जैक्ट एक्यूरेसी है उस पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे KD6 को वो खुद एडजस्ट भी कर सकता है मूव, अभी भी चाहे तो फिर से QB8 चेक, KD7, क्वीन A7 चेक, उसमें ट्रांसपोज भी करा सकता था। तो इस केस में इतना डेप्थ में एग्जैक्ट देखना जरूरी नहीं था, क्योंकि उसने KD2 मूव देख रखा था। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है कि किंग E8 को क्या होता, सेम रीजनिंग है। किंग E8 को भी आप देख सकते हो कि क्वीन A8 चेक, KD7। अब शायद वो इस बार क्वीन A7 लेता, ये लेना भी पड़ता। इससे होगा क्या कि क्वीन B8 चेक, KD7, ये जो B6 का स्क्वायर है यहाँ पे से कंट्रोल हट गया, तो इस लाइन में आप देखोगे कि KD8 को BB6 चेक हो जाएगा, और KE8 को सेम क्वीन C6 चेक। जब तक A7 पे पॉन था इस लाइन में, KD8 को BB6 नहीं हो सकता था। तो इस एक्यूरेसी पे हो सकता है व्हाइट KE8 मूव ब्लैक करता, उसके बाद चला जाता। तो बेसिक कहने का पॉइंट मेरा ये कि QB7 चेक, KE6 उसने ब्लैक को थोड़ा सा टेम्प्ट कराया, और दूसरा उसने देखा
ये पोजीशन तो ऐसे भी विनिंग है क्योंकि हाथ में KD2 मूव है ही। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे व्हाइट ने खेला QC6 चेक, सेम सिचुएशन है, BD6 और किंग F5 दो ऑप्शन है। यहाँ पे किंग F5 को भी सेम पॉइंट है, एक तो KD2 खेल सकता था। इस मूव का बहुत इंपॉर्टेंस है इस पूरा कैलकुलेशन में। या तो अगर स्पेसिफिक कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे H3 मूव भी बहुत ही डेडली है। पॉइंट ऐसा है कि क्वीन H1, उसको KD2, उसको क्वीन टेक्स A1, उसको QD7 चेक। आप देख सकते हो कि बहुत ही जल्दी अभी मेट हो जाएगा। किंग G6 को क्वीन G4 चेक और KF6 को बिशप G5 चेक। किंग को E5 पे फोर्स कर रहे हैं और अब बिशप F4 चेक। आइडिया यह है कि इस बार KF6 को नाइट D5 मेट होगा और KD4 को बिशप D6 चेकमेट। तो इस तरह से व्हाइट H3 भी कर सकता था और सिंपल KD2 भी कर सकता था। तो ये एग्जांपल मुझे आपको बताने का पॉइंट ये है कि हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता है कि पूरा एंड तक कैलकुलेट करना ही पड़े। अब चलते हैं जल्दी से मेन गेम पर और देखते हैं क्या हुआ। मेन गेम में BD6 खेला ब्लैक ने और BD6 करते ही अब व्हाइट ने देखा कि KD2 तो कर सकता हूं पर उससे बेटर मूव है काफी स्ट्रॉन्ग बिशप F4। तो इस पूरे एग्जांपल में आप देखोगे कि KD2 मूव हाथ में होने से व्हाइट का सिचुएशन इतना कंफर्टेबल था कि उसने हर बार जरूरी नहीं था कि पूरा एंड तक देखे। पर कभी कभी क्या होता है कि ओनली वेरिएशन होता है और उसमें हमें लास्ट तक देखना जरूरी होता है। यहाँ पे ब्लैक ने रिजाइन कर दिया क्योंकि अगर क्वीन H1 करता तो फिर KD2, क्वीन टेक्स A1, ये एक ही तरीका था मटेरियल रिकवर करने का। पर उसके बाद देखिए क्वीन D6 चेक, किंग F5, क्वीन E5 चेक, KG6 और QG5 चेकमेट हो जाता। तो इसीलिए बिशप F4 के बाद गेम में ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। इस तरह के एग्जांपल्स क्या करते हैं, हमें गेम में कैलकुलेशन कितना डेप्थ में करें उसका डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि ग्रैंड मास्टर है इसका मतलब सब कुछ देखने की कोशिश करेगा। उसका फील पे डिपेंड करता है उस पोजीशन में। अपने मूव के बाद वो कई बार देख सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस, 2-3 अच्छे ऑप्शंस हैं, तो ओपोनेंट के टाइम को यूज करता है मूव फाइंड करने के लिए। ये ऑप्शंस उसके पास होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।